नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि जंगलों की आग से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और आग को लेकर सीएम धामी ने बैठक की है और कार्य योजना की समीक्षा की है। तो दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो आग को लेकर सीएम धामी ने बैठक की है। जिस तरीके से उत्तराखंड के जंगल आग के हवाले हैं, पिछले 24 घंटे में 60 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जहां पर आग की घटनाएं सामने आई हैं। इन्हीं सब चिंताओं को लेकर, इन्हीं सब कारणों की वजह से दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, वहां की घटनाओं की सूचना ली है और पूरा ब्यौरा और घटना की पूरी जानकारी ली। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा, जिससे धरातल पर भी काम हो और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी नकेल कसी जा सके। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर अब स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से आज समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पर राज्य के अधिकारियों के साथ जुड़े। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि राज्य में जिस प्रकार से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है वो चिंता का विषय। ऐसे में विभाग को त्वरित गति से काम करना चाहिए। जो प्लानिंग की गई है, यानी जो रणनीति बनाई गई, जो कार्य योजना बनाई गई, उस कार्य योजना का धरातल पर इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। उसके लिए अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी यहाँ पर विभाग अधिकारियों को करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जिस प्रकार से लापरवाहियां पिछले दिनों देखने को मिली थी, उन लापरवाहियों पर विराम लगाने की आवश्यकता है। कहा यह जा सकता है कि वनाग्नि की इन घटनाओं से राज्य और वन विभाग दोनों को बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वन संपदा के जलने से राजस्व में भी कमी आएगी। साफ तौर पर जो बहुमूल्य अमृत संपदा उसके लिए भी विभाग की जिम्मेदारी कहा जाता है। इसलिए वनाग्नि की घटनाओं पर विराम लगना जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि कार्य योजना धरातल पर ठोस गति से उतारी जा सके। कैमरामैन निशान चौहान के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ कार्य योजनाओं की समीक्षा की और क्या क्या मुद्दे थे जिन पर समीक्षा की गई और क्या क्या समस्याएं थी जिन पर बातचीत की गई? ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक यहाँ पर करी और राज्य के सामने जो 3 प्रमुख समस्याएं इस समय है जो चिंता का विषय बन सकती है, उसको लेकर एक निदान करने की बात उन्होंने कही और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव को 1 सप्ताह बाद फिर एक समीक्षा बैठक करने के लिए कहा है, ताकि ये पता चल सके कि आज की बैठक में जो दिशा निर्देश दिए गए उन दिशा निर्देशों का किस स्तर पर पालन हो पाया, कहाँ तक जो कार्य योजना बनाई गई थी वो धरातल पर उतर पाई है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वनाग्नि प्रमुख मुद्दा रहा, जिस पर अधिकारियों से बातचीत मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, उनको दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए और साथ ही कहा गया कि किस प्रकार से वनाग्नि की जो घटनाएं उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है और राज्य की जो अनमोल जो वन संपदा जलकर राख हो रही है उसे कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए साफ तौर पर अधिकारियों को जन सहभागिता बढ़ाने के लिए भी कहा गया, यानी जो ग्राम पंचायतें हैं या आसपास के जो स्कूल या दूसरे जो सरकारी विभाग है उनसे आपस में बेहतर समन्वय बनाकर जो वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है उस पर नियंत्रण पाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण विषय इस आज की समीक्षा बैठक में यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा उठाए गए और अधिकारियों को उन पर दिशा निर्देश दिए गए कि एक ठोस कार्य योजना बनाई जाए। उसका सबसे बड़ा विषय यह था कि जिस प्रकार से गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है, ऐसे में पेयजल की जो किल्लत आम जनता के सामने आने वाली है उससे किस प्रकार से निपटा जा सकता है और ये पेयजल की समस्या हर वर्ष राज्य के सामने खड़ी होती है। तो इसलिए ठोस ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जो दीर्घकालिक हो और जनता को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। इसके अलावा 10 मई से जो 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है
उस चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे तय समय रहते यानी 10 मई से पहले कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि यहाँ पर आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाएं बेहतर मिल सके और उनकी यात्रा सुगम बनाई जा सके। उसको लेकर दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि आज की इस बैठक में जो जिलों के जो जिलाधिकारी थे या जिला प्रशासन थे, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे और उनके द्वारा भी अपनी अपनी बातचीत या जो उनकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को सामने रखने का काम किया गया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे वनाग्नि हो, पेयजल की समस्या हो या फिर चारधाम यात्रा में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का हो, अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी और बताना होगा कि किस स्तर पर काम यहाँ पर किया जा सकता है, बेहतर सुविधाएं किस प्रकार से दी जा सकती है, ताकि राज्य की छवि और बेहतर यहाँ पर श्रद्धालुओं को मन में बस सके और उनकी जो यात्रा वो सुगम यहाँ पर हो सके। जी अभय, अगर हम आंकड़ों को देखें या स्पेसिफिक वनाग्नि की समस्याओं पर बात करें तो हम ये देखते हैं कि 2023-2022 में वनाग्नि की समस्याओं में लगभग 2000 हेक्टेयर जंगल को नुकसान हुआ, लेकिन अभी तो गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है ढंग से और 1100 हेक्टेयर का नुकसान हो चुका है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 60 से ज्यादा जगहों पर जो है आग लगी और जंगलों को नुकसान हो रहा है, इवन वन्य जीवों को भी नुकसान हो रहा है और रिहायशी इलाकों में भी आग का कहर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से बैठक हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आदेश है, जो अधिकारी हैं या जो वन अधिकारी हैं, वो जो इंपैक्ट लाना चाहिए वो इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे ग्राउंड पे, इसी वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, दो चीजों को समझने की बड़ी आवश्यकता इस समय उन राज्य अधिकारियों को भी है जो धरातल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने उनकी ही जिम्मेदारी तय करने के लिए यहाँ पर कहा है। यानी जो रेंज होती है, वन विभाग की जो रेंज होती है, उस रेंज में डीएफओ को जाने के लिए कहा गया, ताकि डीएफओ अगर अपनी रेंज में मौजूद रहता है तो रेंज के जो अधिकारी या दूसरे अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं वो त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो जन सहभागिता अभी तक अधूरी नजर आ रही थी, उस जन सहभागिता को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर विभाग की तरफ से की जानी चाहिए थी, ताकि वनाग्नि की इन घटनाओं पर विराम लग सके। क्योंकि विभाग को आग लगने की सूचना तो त्वरित गति से मिल जाती है, लेकिन जब तक टीमें वहां पर आग बुझाने वाली टीमें वहां पर पहुंचती है, तब तक आग काबू से बाहर हो जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है और बड़ा एक नुकसान विभाग को उठाना पड़ता है। और यही वजह है कि अब इन सब चीजों को लेकर एक ठोस कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। विभागीय स्तर पर यह कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से बजट आवंटन कर दिया गया है। हर वन पंचायतों को या जो वन प्रबंधन जो समितियां हैं उनको यहाँ पर बजट दे दिया गया है, ताकि वो अपने इक्विपमेंट तैयार कर लें। जो फायर वाचर के साथ जो निगरानी वाली जो टीम है वो त्वरित गति से आगे बढ़ सके और कम से कम उत्तराखंड में इस वनाग्नि की जो घटनाएं तेजी से बढ़ रही है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। अभी एक कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम और शुष्क रह सकता है, तो ऐसे में सीधे तौर पर जो वन विभाग की जो मुश्किलें होंगी और बढ़ती हुई नजर आएंगे। इसलिए ठोस कार्य योजना बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से आज कहा गया है। ये समझा जा सकता है कि वन विभाग के अधिकारियों को त्वरित गति से काम करने की आवश्यकता है। जो कार्य योजना बनाई गई उस कार्य योजना को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है और जो ग्रामीण यानी जो वन पंचायत है, वन पंचायतों में जन सहयोग और प्रचार प्रसार के जो माध्यम है उनको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती हुई जो आग है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। जी अब एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है, लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में है, लेकिन वहां पर फिर भी उन्हें चिंता है जंगलों की, ये साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप तो है जहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश तो दिए जाते हैं, वन विभाग को सूचनाएं तो जारी की जाती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इंप्लीमेंट नहीं होता है और इसी वजह से इस तरीके की घटनाएं होती हैं और उसके बाद जो नजारा हम देखते हैं वो बेहद खौफनाक होता है। देखिए, उत्तराखंड वन विभाग में जो सबसे बड़ी कमी अब तक देखने को मिली हुई है कि लंबे समय तक कोई भी एक अधिकारी, जो शीर्ष अधिकारी होते हैं, जिन्हें प्रमुख जो वन संरक्षक होता है, वो एक लंबे समय तक यहाँ पर नहीं मिल पाया है। ये कह सकते हैं कि किसी का कार्यकाल 1 साल का रहा है, किसी का 6 महीने का रहा, और अभी जो वर्तमान में जो प्रमुख वन संरक्षक यहाँ पर बने हैं उनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का है। तो ऐसे में वो अगर कोई ठोस कार्य योजना बनाते भी हैं तो उसे धरातल पर उतारने में असफल यहाँ पर साबित हो पाते हैं। जरूरत ऐसे है इस समय कि वन विभाग को ऐसे अधिकारियों को आगे लाने की आवश्यकता है जो धरातल पर उतरकर स्वयं मोर्चा यहाँ पर संभाले और जो वनाग्नि की जैसी घटनाएं यहाँ पर होती है उन पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाने का काम उनकी तरफ से किया जा सके। इसके अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी देहरादून मुख्यालय में बैठे या अपने अपनी रेंज के दूसरे जो बड़े कार्यालय हैं वहां पर जो बैठे हैं, उन अधिकारियों को भी फील्ड में जाने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार से जो दूसरे अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनकी हौसला अफजाई वहां पर हो सके और जनता के बीच में जो सहभागिता होनी चाहिए थी
वो सहभागिता करने का भी एक बड़ा अवसर उनको वहां पर मिल सके, ताकि जनता भी वन विभाग के साथ जुड़ सके और जो वनाग्नि की घटनाएं हो रही है उन पर नियंत्रण पाने के लिए वो भी प्रयासरत वहां पर हो सके। साथ ही जो वन पंचायतों की जो सबसे बड़ी मुश्किल है, खासतौर पर कह सकते हैं कि जो वन अधिकार जो कानून यहाँ पर वन के जो कानून है, उन कानूनों के चलते जो ग्रामीणों की जो मुसीबत है उनको लेकर भी एक शिथिलीकरण करने की कोशिश यहाँ पर विभाग के स्तर पर की जानी चाहिए, ताकि ग्रामीणों को भी उनके अधिकारों को किसी प्रकार का कोई हनन ना हो, वो भी जंगलों को अपना ही जंगल समझने का काम करें, ताकि अगर वहां पर कोई आग की घटना होती है तो उसको बुझाने में वो लोग भी सहयोग यहाँ पर प्रदान कर सके। लेकिन आमतौर पर अमूमन उत्तराखंड में देखा जाता है कि वनाच्छित प्रदेश होने के साथ साथ यहाँ पर वन जो कानून है वो काफी कठोर कानून है, जिसके चलते ग्रामीणों पर जो पाबंदियां ज्यादा लगाई गई है उसके चलते ग्रामीण नाराज और आक्रोशित नजर आते हैं। यही वजह है कि जब आग बुझाने की घटना जी अभय आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। वहीं जंगलों की आग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों और राज्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि राज्य के सामने 3 बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी, जिनसे निपटने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता जंगलों की आग की है, जिससे निपटने के लिए विभाग अधिकारियों को कार्य योजना बनाने और जनता से सहयोग करने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही बैठक में गर्मियों के दौरान होने वाले पेयजल की जो समस्या है उसको लेकर भी बातचीत की गई है और इस समस्या के समाधान के लिए कार्य योजना बनाने के लिए भी कहा गया। मंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं, फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे, जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में, उसी से जंगल में आग फैलती है। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए। इस समय कोई भी आग की एक चिंगारी होती है तो बहुत तेजी से जंगल में फैलती है, उससे बहुत ज़्यादा धुआं और प्रदूषण होता है और सभी को कठिनाई होती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों की आग बुझाते समय मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह की हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो प्रदेश में। तो उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ वनाग्नि के मामले और वनाग्नि का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वनाग्नि को काबू करना मुश्किल हो रहा है। तो वहीं गोपेश्वर केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में बीते दिनों आग लग गई थी। गोपेश्वर के बछेर वन पंचायत में वन कर्मियों और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद जंगल में लगी आग को आग पर काबू पाया। खबर देहरादून से है, जहां इस बार प्रदेश में बैलेट पेपर से निकाय चुनाव होंगे। पूर्व के 2 निकाय चुनाव में ईवीएम का सफल ट्रायल हो चुका है। ईवीएम के सफल ट्रायल के बावजूद भी इस बार प्रदेश में बैलेट पेपर से निकाय चुनाव होंगे। जल्द ही उत्तराखंड की 93 निकायों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो ईवीएम से चुनाव करवाना ज्यादा खर्चीला होता है। ईवीएम मशीन निकायों में चुनाव और उम्मीदवार के हिसाब से बनवानी पड़ती है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, अब ईवीएम की जगह एक तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा और इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? क्या सिर्फ खर्चा है या और भी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से चुनाव कराया जा रहा है ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग है, उनकी तरफ से जो तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं उन तर्कों को सीधे तौर पर अगर धरातल पर या तकनीकी रूप से देखें तो वो सही भी कहे जा सकते हैं। यही वजह है
कि इन सब चीजों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने जो निकाय के जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से कराने की बात यहाँ पर कही। उन्होंने कहा है कि अभी तक के जो चुनाव यहाँ पर हुए, पूर्व में जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से हुए थे, लेकिन 2014 और 18 जो चुनाव थे वो यहाँ पर ईवीएम मशीन से यहाँ पर कराए गए थे, लेकिन उसमें ये कहा जा सकता है कि कुछ तरीके की तकनीकी खामियां यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके चलते इस बार फिर पुनः बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने निर्देशित किया और बैलेट पेपर तैयार करने के लिए कहा है। अभी जैसे ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो जाएगा तो उसके बाद बैलेट पेपर बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। सबसे बड़ी तकनीकी जो चीजें यहाँ पर या जो तकनीकी मुसीबत जो निर्वाचन आयोग के सामने आती है वो ये होती है कि एक एक निकाय चुनाव में जो उम्मीदवार यहाँ पर होते हैं, क्योंकि सबसे छोटे चुनाव इसे निकाय का चुनाव कहा जाता है, आम जनता का चुनाव यहाँ पर कहा जाता है, तो ऐसे में जो उम्मीदवारों की जो संख्या होती है वो सीमित संख्या से बाहर के होते हैं। कहीं 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, कहीं पर 22 उम्मीदवार चुनाव लड़ते नजर आते हैं। और ये देहरादून में पिछली बार कई वार्डों में ये समस्या देखने को मिली थी, जहां पर 20 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हुए थे। तो ऐसे में एक एक चुनाव करवाने के लिए जो ईवीएम मशीनें होती है वो कहीं पर 2 ईवीएम मशीन वहां पर लगानी पड़ती है, कहीं पर 3 ईवीएम मशीनें वहां पर लगानी पड़ती है। तो ऐसे में उन सब चीजों को देखते हुए बड़ी कह सकते हैं कि तकनीकी चीजों के चलते जो मुसीबत होती है निर्वाचन आयोग के सामने यहाँ पर खड़ी होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर बैलेट पेपर से कराने का जो निर्णय यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने लिया, उसके पीछे ये कहा गया कि ईवीएम से चुनाव कराना आसान जरूर हो सकता है, लेकिन हर 10 साल बाद ईवीएम को रिप्लेस करने का काम यहाँ पर किया जाता है, नई ईवीएम बनवाने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो वो सबसे ज्यादा ये कह सकता है कि खर्चीला साबित यहाँ पर होता है। वो उन चीजों के चलते ज्यादा बजट या ज्यादा जो नुकसान है राजस्व के जो हानि है वो यहाँ पर होने लगती है, राजकोष पर ज्यादा बोझ यहाँ पर पड़ने लगता है। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने के निर्देश यहाँ पर दिए गए और जल्द ही ये कह सकते हैं कि प्रदेश की जो 93 निकायां जो होंगी जहाँ पर चुनाव यहाँ पर होने, उन निकायों में तिथियों का ऐलान यहाँ पर कर दिया जाएगा और फिर ईवीएम के बजाय पोस्टल बैलेट से उन सभी निकायों में चुनाव यहाँ पर होंगे। जी अभय, और राज्य निर्वाचन आयोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कुछ तैयारी निर्वाचन की तरफ से की गई है और ये निकाय चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट का निर्देश यहाँ पर जारी हो चुका है। जून माह में जो प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो भी समाप्त यहाँ पर हो रहा है और ऐसे में राज्य सरकार के जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से भी जो शपथ पत्र हाईकोर्ट को यहाँ पर दिया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रशासकों का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी जो तय समय है जून माह के अंतिम सप्ताह तक निकाय के जो चुनाव होंगे वो यहाँ पर कराने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा और जो छोटी सरकारें यानी जो निकाय की छोटी सरकारें उनको बनाने में सरकार यहाँ पर सफल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात है कि उन सब चीजों के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था यहाँ पर पूरी हो चुकी है, यानी मतदाता सूची को अपडेट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मतदाता सूची के अलावा जो आरक्षण के जो रोस्टर है उन रोस्टरों को बनाने का काम यहाँ पर हो रहा है और जल्द ही आरक्षण के जो रोस्टर है वो भी यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे, यानी किस वार्ड में कौन चुनाव के लिए उम्मीदवार वहां पर होगा, उन सब चीजों की वो भी यहाँ पर। अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्य राज्यों में प्रचार की कमान संभाल रखी है। रांची में बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में सीएम धामी ने जनसभा की और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीएम धामी के सवालों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ देश को बेचने का काम किया है, दूसरे राज्यों के प्रचार में सीएम धामी जुटे हुए। ये वनाग्नि को लेकर के सरकार के द्वारा हर संभव हर प्रयास नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। इसको लेकर के जो कुल मामले लगभग 360 मामले वनाग्नि के सामने आए, जिसमें करीब 350 अज्ञात घटनाएं जिनके नामजद नहीं हो पाए हैं, लेकिन 58 घटनाएं ऐसी हैं जो नामजद किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभी तक 68 लोगों को लगभग गिरफ्तार कर लिया गया है और सरकार के द्वारा जो वनाग्नि नियंत्रण कक्ष है वहां पर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष में से भी टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और जब भी कोई सूचना मिलती है तत्काल उस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कुछ हद तक वनाग्नि को नियंत्रित भी कर लिया गया है। देखिए, देश की आजादी से लेकर आज तक
अगर भारतीय जनता पार्टी ने, अब ये सरकार आई है, उन्होंने सिर्फ देश को बेचने का काम किया। कांग्रेस के समय पे जो जो उद्यम कांग्रेस ने लगाए थे उनका निजीकरण करना भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, उनको बेचना भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, कांग्रेस को गाली देना सिर्फ उनकी उपलब्धि है। अगर उनका बीजेपी के नेताओं का कोई संबोधन रहता है तो उसमें सिर्फ कांग्रेस को गाली देना उनका संबोधन रहता है, उनका विकास से कोई मतलब नहीं। आप विकास की बात बताइए ना, आपने कौन कौन से विकास की योजनाएं लेके आए, कितने आपने आईआईएम बनाए, कितने आपने एम्स बनाए, कितने आपने कॉलेज बनाए, कितने आपने हॉस्पिटल्स बनाए, कितनी आपने रोडें बनाई। आप इन मुद्दों में बात करिए ना। सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आप हमारे से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल विपक्ष आपसे पूछेगा कि आपने इतने सालों में बताइए क्या किया है। आपने सिर्फ कुछ काम किया है तो सिर्फ जुमलेबाजी करिए और लोगों को बेवकूफ बनाने का आपने काम किया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यू वॉइस। नमस्कार।